छठा कदम, रुकें और सोचें। पीछे हटें, अंदर झांकें, बाहर जांच करें और ऊंचा सोचें। अपने विकल्पों पर गौर करें। अपने सपनों को आकर्षित करने और चुंबकीय शक्ति से खींचने के लिए आपको मानसिक रूप से बाधा को हवा के कण से भी छोटा करके देखना चाहिए, ताकि आपके मस्तिष्क में उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इस तरह से आप अपने आनंददायक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपेक्षित कार्य आनंद से करेंगे। डैनियल जिग्वा, ब्लू स्काई थिंकिंग के लेखक। संकट को सफलता की नींव में बदलने का अगला कदम है नए विचार सोचना। अच्छी तरह सोचें और अपने सभी विकल्पों की जांच कर लें। संकट को सफलता की नींव में बदलने के लिए आपको पीछे हटना चाहिए, अंदर झांकना चाहिए, बाहर जांच करना चाहिए और ऊंचा सोचना चाहिए। आपको सभी संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। अगर सचमुच कोई विकल्प ना हो तो आपको विकल्प उत्पन्न करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपको स्थिति के बारे में अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। रुकें और सोचें। एक बार जब आप तूफान में शांत बने रहने और दहशत में न आने का निर्णय ले लें, तो आपको सकारात्मक बनने का निर्णय लेना होगा। आपको अपने विकल्पों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। किसी न किसी मोड़ पर आपको भागना बंद करके सोचना शुरू करने की जरूरत है। भले ही ऐसा बहुत थोड़ी देर के लिए हो, भले ही सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हो। ठहरने और सोचने पर आप आमतौर पर अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के कुछ नए और रचनात्मक तरीके खोज सकते हैं। ठहरने और सोचने के लिए मैं इन 4 कदमों की सलाह देता हूं। पीछे हटें, बाहर जांच करें, अंदर झांकें, ऊंचा सोचें। पीछे हटें। चुनौतीपूर्ण दौर में आने पर हमें स्थिति से पीछे हटकर उसे देखने का सचेतन निर्णय लेने की जरूरत है। हमें समस्या को एक दर्शक की तरह निष्पक्षता से देखने की जरूरत है। समस्या को प्रभावकारी ढंग से सुलझाने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि आप किस चीज का सामना कर रहे हैं। ठहरें, पीछे हटें और खुद को थोड़ी जगह दें। स्वयं और समस्या के बीच कुछ फासला बनाएं। बाहर जांच करें। पीछे हटने और खुद को थोड़ी जगह देने के बाद आपको समस्या की बाहर से जांच करने, स्थिति को भांपने और समस्या को निष्पक्षता से देखने की जरूरत है। स्थिति को भांपने के बाद आपको इसे छोटा करके देखने की जरूरत है, जिसका मतलब यह है कि आप मानसिक रूप से समस्या की परिधि और चौड़ाई को सीमित कर लेते हैं। उस पल के तनाव में आमतौर पर समस्याएं ज्यादा बड़ी दिखती हैं और अनुपात से परे हो जाती हैं। कई बार लोग स्थिति के आकार का अनुमान लगाते समय यह गलती करते हैं कि समस्या दरअसल जितनी बड़ी है, वे उसे अपने मस्तिष्क में उससे बहुत ज्यादा बड़ी बना लेते हैं। इस कारण वे इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। जब आप समस्या के आकार को घटा देते हैं तो आप उसे छोटा बना देते हैं और वह कम भयानक लगने लगती है। मैंने पहले आपको बताया था कि जब मैंने यह पुस्तक लगभग पूरी कर ली थी, तभी मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था और मेरा 1 हफ्ते का डाटा गायब हो गया था। यह एक संकट था, परंतु मेरे सामने विकल्प था कि मैं इसका सामना किस तरह से करूं। मैं
यह कह सकता था कि मेरे पूरे 1 हफ्ते का काम चला गया, या फिर मैं यह कह सकता था मेरा सिर्फ 1 हफ्ते का काम चला गया। आपको यह लगता है किससे उबरना ज्यादा आसान होता है? जाहिर है दूसरी बात से। मैंने समस्या का सामना किया, इसके आकार का अनुमान लगाया, फिर इसके आकार को घटा दिया। यह सिर्फ 1 हफ्ते का डाटा था। मैं इस समस्या से निपट सकता था। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो समस्या को सही अनुपात में रखे, ताकि वह समस्या सुलझने लायक लगे। जब आप समस्या की जांच कर लें और इसके आकार को घटा लें, तो फिर आप इसे सुलझाना शुरू कर सकते हैं। टुकड़े दर टुकड़े इसके आकार को छोटा कर लें और यह जान लें कि यह पहाड़ नहीं बल्कि राई का छोटा सा दाना है। अंदर झांकें। अगली बात, आपको अपनी प्रतिभा, ज्ञान तथा अनुभव की संपत्ति का दोहन करने के लिए आंतरिक दृष्टिकोण की जरूरत होगी। अगर आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो आपके मानसिक कंप्यूटर में बहुत सी जानकारी मौजूद होगी। आप में थोड़ी बहुत आत्मनिर्भरता होगी, क्योंकि अब आपके माता पिता आपको अपने हाथों से खाना नहीं खिलाते हैं और अपने हाथों से कपड़े नहीं पहनाते हैं। यानी आप कई समस्याओं को पार कर चुके हैं। हम सब ने चुनौतियों और मुश्किलों को जीता है। बहरहाल, आपको सिर्फ उन घटनाओं को याद करना है। सबसे पहले तो खुद को अपने अतीत की उपलब्धियां याद दिलाएं। दूसरी बात, आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या किया था। हम अतीत से सीख सकते हैं, परंतु हमें अतीत में ही उलझकर नहीं रह जाना चाहिए। पीछे पलटकर देखें और खुद से पूछें, अतीत की उन समस्याओं को जीतने के लिए मैंने क्या किया। जब आपको जवाब मिल जाए तो आप उनमें से कुछ रणनीतियों पर अमल कर सकते हैं और अपनी भावी प्रतिक्रिया तय कर सकते हैं। आपके भीतर बहुत सी जानकारी और विचार हैं, परंतु आपको अपनी प्रतिभा का दोहन करने के लिए भीतर झांकना चाहिए। ऊंचा सोचें। आप ठहरे हैं, पीछे हटे हैं, आपने कुछ फासला बना लिया है, जांच कर ली है, समस्या को देख लिया है और इसके आकार को कम कर लिया है। आप अनुभवों के अपने विशाल बैंक में गए हैं और उन रणनीतियों पर विचार किया है जिन्होंने अतीत में आपकी मदद की है। अब ऊंचा सोचने और विकल्पों पर गौर करने का समय है। जैसा मैंने पहले कहा है, आपके पास हमेशा विकल्प होते हैं, तब भी जब आपको लगता है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको कुछ अलग काम करना चाहिए और कुछ कामों को अलग तरह से करना चाहिए। आपको कुछ नए विचार सोचना चाहिए और रचनात्मक तरीके से सोचने का इच्छुक बनना चाहिए। एक कागज लेकर सबसे ऊपर इच्छित परिणाम लिख लें और फिर उस परिणाम तक पहुंचने के संभावित तरीकों की सूची बनाना शुरू करें। किसी विचार में काट-छांट ना करें, यानी उसे अस्वीकार ना करें। तभी संभावनाओं को शामिल करें, सभी संभावनाओं को शामिल करें, भले ही वे मूर्खतापूर्ण लग रही हों, क्योंकि कई बार वे सर्वश्रेष्ठ होती हैं। सफलता के मार्गदर्शन जेम्स एंथनी कार्टर की तरह रचनात्मक तरीके से सोचें, जो आपके श्रोताओं को भी यही सिखाते हैं। बक्से के बाहर सोचें। अगर आप संभावनाओं के बारे में सोचेंगे तो आप नई संभावनाएं उत्पन्न कर लेंगे। सभी शक्तियों का इस्तेमाल करें। कई बार आपको एकदम नया काम करना पड़ता है। मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ जब मैं पूर्णकालिक गायक था। एक रात मुझे एक शादी में संगीत कार्यक्रम पेश करना था। पियानो वादक और सैक्सोफोन वादक एक साथ उस कार्यक्रम में आ रहे थे।
कि तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। रिसेप्शन शुरू होने वाला था, शादी की पार्टी की घोषणा होने वाली थी, परंतु बैंड में पियानो वादक और सैक्सोफोन वादक नहीं थे। अब हम क्या करते? हम कर भी क्या सकते थे? मैंने ड्रमर और बास प्लेयर से कहा कि वे मेरा अनुसरण करें। फिर मैंने पियानो का संगीत मुंह से निकालना शुरू किया और सैक्सोफोन से मिलती जुलती आवाजें भी निकालने लगा। मैंने इम्प्रोवाइज करना शुरू किया और वाद्य यंत्रों से मिलती जुलती आवाजें निकाली। मैंने पाया कि मुझ में कई ऐसी योग्यताएं थी जिनका मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। मेहमान रोमांचित हो गए। वह रात बहुत यादगार थी। उसके बाद मुझे वैसा ही कार्यक्रम प्रस्तुत करने के कई प्रस्ताव मिले। मैंने कॉमर्शियल और रेडियो कार्यक्रम देना शुरू किया, जिसमें मैं सभी वाद्य यंत्रों की आवाजें निकालता था। मेरे पिछले संगीत और प्रेरणादायी सीडी एट ओनली टेक्स ए मिनट टू चेंज योर लाइफ द म्यूजिक में मैंने ब्लेसेड एश्योरेंस का जैज संस्करण प्रस्तुत किया, जहां मैंने 30 से ज्यादा आवाजें निकाली। मैंने सीखा कि कई बार जिंदगी में आपके सामने चुनौती आती है तो उससे उबरने के लिए आपको बस इम्प्रोवाइज करना होता है। ऐसा करते समय आपको अपने बारे में ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आप पहले नहीं जानते थे। आप अपनी जिंदगी की नई संभावनाएं खोज लेंगे। जब आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तो आप क्या करें? इम्प्रोवाइज करें। नींबू को नींबू के शरबत में बदलें और कुत्ते की गंदगी को डॉलर में। 20 मार्च 1998 के वॉल स्ट्रीट जर्नल में मैंने नींबुओं को नींबू के शरबत में बदलने के बारे में एक अद्भुत कहानी पढ़ी। ज्यादा स्पष्टता से कहा जाए तो यह कहानी कुत्ते की गंदगी को डॉलर में बदलने के बारे में थी। डियान रॉसी को 7 साल की उम्र में गोद लिया गया था और वह इस घर से उस घर तक तथा इस स्कूल से उस स्कूल तक दर दर की ठोकरें खाती रही। वह कभी हाई स्कूल नहीं गई। 21 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वह एक तलाकशुदा मां बन चुकी थी। अब वह बेघर थी, बेरोजगार थी और अपनी कार में रह रही थी। एक दिन जब वह कचरे में काम की चीजें बीन रही थी तो उसे एक पुरानी पुस्तक मिली जिसका नाम था द मैजिक ऑफ बिलीविंग, द साइंस ऑफ सेटिंग योर गोल एंड देन रीचिंग इट। क्लॉड एम ब्रिस्टल की इस पुस्तक ने उसे जिंदगी के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया। पुस्तक पढ़ने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि अगर उसमें आस्था हो और वह जिम्मेदारी ले तो वह चीजों को बेहतर बना सकती है। डियान को नौकरी मिल गई, परंतु फिर भी वह मकान किराए और बच्चे की देखभाल के लिए संघर्ष करती रही। एक दिन उसने अपने कुछ पड़ोसियों को इस बारे में बहस करते सुना कि कुत्ते की गंदगी को कौन साफ करेगा। उसने कहा, अगर आप मुझे पैसे दें तो यह काम मैं कर दूंगी। उन्होंने उसे पैसे दे दिए। इसके बाद उसने इस काम को बड़े पैमाने पर करने के बारे में सोचा। तत्काल उसने कुछ पोस्टर छपवाकर इस नई सेवा का विज्ञापन किया। उसने आस पड़ोस में पोस्टर चिपका दिए। फिर क्या था, फोन की घंटी बजने लगी और लगातार बजती रही। दरअसल यह कभी बंद ही नहीं हुई। डियान रॉसी ने एक बहुत सफल कंपनी बनाई जिसका नाम था हैव डॉगी वी विल डू। कुत्ते आप पालें, गंदगी हम उठाएंगे। उनकी कंपनी में बहुत से कर्मचारी काम करते हैं और जो उनकी डॉगी डू वैन में जाते हैं। डियान ने एक राष्ट्रीय न्यूज़लेटर भी
निकाला जिसका नाम था द इनसाइड स्कूप। उनके सामने चुनौतियां भी आई और समस्याएं भी, परंतु वे जानती थी कि अवसर शायद ही कभी मधुर और आकर्षक पैकिंग में आते हैं। अगर आप अच्छी तरह सोचेंगे और नए विचारों पर अमल करने के लिए तैयार रहेंगे तो आपको ऐसी जगह पर भी दौलत मिल सकती है जहां इसके मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आती हो। अपनी आंखें खुली रखें और अपनी पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल करें। आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए और अपनी समस्त प्रतिभा का बखूबी प्रयोग करना चाहिए। इसमें आपके सभी गुणों और योग्यताओं की जरूरत होती है। हम में से कईयों में ऐसे गुण और योग्यताएं हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुझे याद है, मुझे जब संगीत कार्यक्रम वाली नौकरी से निकाला गया था और मैं पूरी तरह से निराश था तो मेरे एक मित्र ने मुझे एक सलाह दी थी। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करो, अपनी पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल करो। गाना गाते समय मैं आरामदेह था, परंतु उस क्षेत्र से बाहर मैं आरामदेह नहीं था। बहरहाल उस वक्त आराम के बारे में सोचने का सवाल ही नहीं था। उस पल मैं आहत था और मुझे तत्काल अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत थी। मैंने अपने आरामदेह दायरे को छोड़ने तथा कुछ नई चीजें आजमाने का फैसला किया। मैंने स्कूल में नौकरी कर ली और पॉजिटिव इमेजेस नामक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें नाटक, संगीत और नृत्य के माध्यम से बच्चों को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया था। मैंने पहले कभी निर्देशन नहीं किया था, परंतु मेरा कार्यक्रम सफल हुआ और मुझे कई पुरस्कार भी मिले। उस मंच से मैंने बोलना शुरू किया और एक बार फिर मुझे अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलना पड़ा। मैं एक गायक था और मुझे लगता था कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, यानी मैं सिर्फ गा ही सकता हूँ। परंतु मैं अपने आरामदेह दायरे को छोड़ने तथा नए काम आजमाने का इच्छुक था। यह कठिन था, यह मुश्किल था, यह डरावना था, परंतु फिर भी मैंने इसे किया। मुझे स्कूल में छोटे बच्चों के सामने भाषण देने के आमंत्रण मिले और फिर टीचर तथा स्टाफ के कार्यक्रमों में भाषण देने के आमंत्रण मिले। मुझे जल्दी ही यह एहसास हो गया कि मुझ में एक ऐसी प्रतिभा थी जिसका मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, और अगर मुझ पर ऐसा करने का दबाव नहीं होता तो शायद कभी करता भी नहीं। मुझे एक हाई स्कूल में दिया गया भाषण खास तौर पर याद है। इस भाषण ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं अपने आरामदेह दायरे को छोड़ने के बारे में कितना गंभीर था। भाषण से पहले प्रिंसिपल ने पूछा, मिस्टर जॉली, आप कितनी देर तक बोलने वाले हैं? मैंने जवाब दिया, मैं आम तौर पर 45 मिनट तक बोलता हूँ। उन्होंने जल्दी से कहा, अगर मैं आपकी जगह होता तो सिर्फ 15 मिनट का भाषण देता। हमारे यहाँ 15 मिनट से ज्यादा भाषण देने वाले सफल नहीं हुए हैं। भाषण देने से पहले मैंने खुद से कुछ कठिन सवाल पूछे। मैं क्या करूं? वह करूं जो मेरा डर मुझसे करवाना चाहता है, या वह करूं जो मेरी आस्था मुझसे करवाना चाहती है? वह करूं जो आरामदेह है, या वह करूं जो आवश्यक है? इनमें से कुछ बच्चों ने कभी किसी प्रेरणादायी वक्ता को नहीं सुना था, कुछ ने तो सपनों की शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था, कुछ को तो कभी बताया ही नहीं गया था कि अगर वे उत्कृष्टता का संकल्प कर लें तो वे अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। मुझे एक निर्णय लेना था। मैंने खुद से पूछा, मैं क्या करूं? डर कर 15 मिनट का छोटा सा भाषण दूं, अपना चेक लूं और भाग जाऊं,
या फिर मैं अपनी आस्था के अनुरूप काम करूं, श्रोताओं से दिल की बात कहूं और अपने डर पर विजय पाऊं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? जब मैं मंच पर चढ़ा तो मैंने यह फैसला किया कि मैं आरामदेह काम करने के बजाय आवश्यक काम करूंगा और अपने दिल की आवाज का अनुसरण करूंगा। मैंने बोलना शुरू किया। 1 घंटे 22 मिनट बाद मैं रुका और बैठ गया और बच्चों ने खड़े होकर तालियां बजाई। इस घटना ने मुझे सिखाया कि आपको अपने डर के बजाय अपनी आस्था की सलाह मानना चाहिए। डर का सामना करें और अपनी आस्था का सहारा लें। सबसे बड़ी बात मैंने यह सीखी कि आपको अपने आरामदेह दायरे को छोड़कर अपनी पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल करना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग नदी के बीच खड़े हैं परंतु प्यास से मर रहे हैं। कैथी मैटियो। अगर हम शिकायतें करना बंद कर दें, अगर हम रोना बंद कर दें और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ अविश्वसनीय संभावनाएं हैं। अविश्वसनीय संभावनाएं हमारी पहुंच के भीतर हैं। वे हमारे चारों तरफ हैं। बहरहाल हम में से ज्यादातर लोग बस खड़े होकर इस बात पर रो रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं कि जिंदगी कितनी बुरी है। नहीं, ठहरें और सोचें। अपने समस्त संसाधनों का प्रयोग करें। प्रोएक्टिव बने। इसे कर देखें और इसे करके दिखा दें। संकट पर विजय। दिवालिया करोड़पति बन गया। सेंट क्लाउड मिनेसोटा में भाषण देते समय मैं टॉड रस नामक युवक से मिला। उसने मुझे अपने भाई डेव के बारे में बताया, जिसने संकट को लाखों डॉलर की सफलता में बदल डाला था। मैंने उससे कहा कि मैं निश्चित रूप से उसके भाई से मिलना चाहूंगा। टॉड ने हमें मिलवा दिया। डेव ने छूटते ही कहा, मैं अपनी चुनौतियों को संकट नहीं मानता, वे तो विकास के अवसर हैं। अगर मेरे सामने संकट नहीं आए होते तो मुझे यह सफलता नहीं मिली होती। 1980 के दशक की शुरुआत में डेव का सफल टायर बिजनेस था, परंतु 1987 में एक हादसा हुआ। एक बुरे निवेश में उसकी सारी बचत डूब गई। फिर उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला, परंतु डेव के पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपने व्यक्तिगत संसाधनों को गिरवी रख दिया। बदकिस्मती से उसे माल सप्लाई करने वाली फैक्ट्री 1 सप्ताह बाद ही दिवालिया होकर बंद हो गई। चूंकि वह व्यक्तिगत रूप से माल की सप्लाई से जुड़ा था, इसलिए डेव को भी खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। उसने दोबारा बिजनेस जमाने के लिए लगभग 1 साल तक संघर्ष किया, परंतु वह उसे दोबारा खड़ा नहीं कर पाया। यह एक संकट था, परंतु डेव ने इसे सफलता की नींव माना। डेव ने यह फैसला किया कि वह डिस्ट्रीब्यूशन करता रहेगा, परंतु उसने दूसरे प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी इतनी साख नहीं थी कि उसे उधार मिल सके, परंतु उसे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उसने मार्क को अपना पार्टनर बना लिया, जिसकी अच्छी साख थी। दोनों ने मिलकर डेमार्क इंटरनेशनल इंक कंपनी शुरू की। आज यह कंपनी बहुत से प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसका वार्षिक टर्नओवर $70 करोड़ है और इसमें 2000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। मैंने डेव से पूछा कि उसकी सफलता की कुंजी क्या है। उसने यह जवाब दिया, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको यह फैसला करना होगा कि आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। यह एक संकट है या कुछ नया करने का अवसर है। सेकंड,
काम करें, बड़ा काम करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की नई राहें खोजें। एक राह बंद होने का यह मतलब नहीं है कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने की कोई दूसरी राह नहीं है। थर्ड है, आस्था रखें ईश्वर में, खुद में और संभावनाओं में आस्था रखें। फोर्थ है, याद रखें संकट का मतलब यह नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। दरअसल यह एक नई शुरुआत है। यह जान लें कि चाहे समस्या कोई भी हो, आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सशक्त है, जो स्थिति को सुधारने में सक्षम है, बशर्ते आप इसका प्रयोग करें। यह आपके भीतर है। आप एक अविश्वसनीय इंसान हैं जो बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों को जीतने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। बस इतना याद रखें कि आपने उन समस्याओं पर विजय कैसे पाई थी। नदी के बीच खड़े होकर प्यासे ना मरे। संभावनाओं, सकारात्मक ऊर्जा, विजय और संसाधनों का अमृत पिएं। अपने चारों तरफ की अद्भुत संभावनाओं का अमृत पिएं और उनके वास्तविकता में बदलने की आशा करें। इसमें सोचने के नए तरीके की जरूरत होगी और खुद को नए सिरे से खोजने दें। बहरहाल, तितली में बदलने वाले लार्वा की तरह भी उड़ सकते हैं। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण जॉर्ज फॉरमैन है, जिन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। वे दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र के हैवी वेट चैंपियन हैं। जॉर्ज फॉरमैन ह्यूस्टन, टेक्सास में बड़े हुए। किशोरावस्था में वे भारी भरकम बिगड़े हुए बच्चे थे जो समस्या से बचने के लिए बॉक्सर बन गए। वे 1968 के ओलंपिक बॉक्सिंग दल में चुने गए और उन्होंने हैवीवेट गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 1969 में अपना व्यावसायिक कैरियर शुरू किया। वे भारी भरकम कठोर बॉक्सर थे जो कभी नहीं मुस्कुराते थे। उनका व्यक्तित्व कतई प्रभावशाली नहीं था। वे अपने प्रतिद्वंदी पर हावी हो जाते थे। 1973 में जो फ्रेजियर को हराकर उन्होंने हैवीवेट टाइटल जीता। उस मुकाबले के बाद उन्हें अजय समझा जाने लगा। बहरहाल 1974 में वे जायरे में मोहम्मद अली से भिड़े। अली ने इस मुकाबले को जीतने के लिए द रोप अ डोप रणनीति का साहसिक प्रयोग किया। यह जॉर्ज फॉरमैन की पहली हार थी और वे टूट गए। फिर इससे भी बुरी स्थिति तब आई जब वे जिमी यंग नामक एक कम लोकप्रिय मुक्केबाज से हार गए। यह एक बड़ा संकट था। उस मुकाबले के बाद ड्रेसिंग रूम में जॉर्ज अजीब हरकतें करने लगे। उनके प्रशिक्षण को लगा कि उनका दिमाग घूम गया है, परंतु जॉर्ज ने कहा कि उन्हें एक धार्मिक अनुभव हुआ। उस रात उन्होंने बॉक्सिंग छोड़कर धर्मोपदेशक बनने का फैसला किया। लोगों ने सोचा कि अब उनके बॉक्सिंग करियर का अंत हो चुका है और वे इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। बहरहाल, अभी उन्हें इतिहास बनाना बाकी था। जॉर्ज ने ह्यूस्टन जाकर एक चर्च तथा युवा केंद्र शुरू किया। 10 साल बाद अपने सारे धन का प्रयोग करने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें युवा केंद्र को जीवित रखने के लिए और धन चाहिए। इसलिए उन्होंने बॉक्सिंग रिंग में दोबारा उतरने का फैसला किया। इस बार वे बदल चुके थे और एक नए इंसान बन चुके थे। उन्होंने खुद को बिल्कुल बदल लिया था। बॉक्सिंग से रिटायर होते समय वे एक छोटी मानसिकता वाले, झुंझलाने वाले और चुप रहने वाले व्यक्ति थे जो सिर्फ भिड़ना चाहता था। जब वे वापस लौटे तो उनका कायाकल्प हो चुका था और अब वे एक नए इंसान बन चुके थे। वे मिलनसार, उत्साही और रोमांचक बन गए थे। अब उन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगने लगा था।
वापसी के बाद उनका पहला मुकाबला मार्च 1987 में हुआ। उन्होंने वह मुकाबला जीत लिया और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लिया और सभी में जीत हासिल की। अपनी नई मीडिया इमेज से उन्हें बहुत ख्याति भी मिल रही थी। जल्दी ही वे अमेरिका के प्रिय खिलाड़ी बन गए थे और विज्ञापनों में सफल सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों की गिनती में आने लगे। उन्होंने हैमबर्गर से लेकर मफलर तक कई सामानों का विज्ञापन किया। लोगों ने उनके हर काम को पसंद किया। उन्होंने एक के बाद एक नई मुकाबले जीते। 1991 में एक बहुत मुश्किल मुकाबले में जॉर्ज इवेंडर होलीफील्ड से हार गए। ज्यादातर लोगों ने मान लिया कि अब उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी थी और उनका वजन भी बहुत बढ़ गया था। तभी विशेषज्ञों ने जॉर्ज को बॉक्सिंग छोड़ने की सलाह दी क्योंकि अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी। परंतु जॉर्ज के इरादे कुछ और ही थे। वे बॉक्सिंग करते रहे और नवंबर 1994 में उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। 45 साल की उम्र में उन्होंने विश्व का हैवीवेट खिताब फिर से जीत लिया। ना सिर्फ जॉर्ज ने खिताब जीता बल्कि वे अमेरिका की सबसे लोकप्रिय टेलीविजन शख्सियतों और प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करने वालों में से एक बन गए। सबसे ज्यादा उम्र के हैवीवेट चैंपियन बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। वे बाद में बेस्ट सेलिंग लेखक बने, अपने टेलीविजन शो के होस्ट बने और बहुत लोकप्रिय वक्ता बने। जॉर्ज फोरमैन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को दोबारा खोजा और अपने संकट को सफलता की नींव में बदल दिया। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप लगातार खुद को खोजते रहें और लगातार विकास करते रहें। चाहे आपकी उम्र कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, आपके भीतर ऐसा बहुत कुछ है जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है और जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। अपने नए और बेहतर स्वरूप को खोजते रहें। ऐसा बहुत कुछ है जिसे खोजना बाकी है, उसे खोजें और आप पाएंगे कि आप में काफी सुधार हुआ है। स्मार्ट बने। जिम और नाओमी रोड नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं। संकट को सफलता में बदलने की उनकी कहानी जबरदस्त है। 1960 के दशक के अंत में जिम दांतों के प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक छोटी सी कंपनी के जनरल मैनेजर थे। उनकी पत्नी नाओमी दांतों के डॉक्टर थी। उनके 3 छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्हें खर्च चलाने में मुश्किलें आ रही थी। दांतों के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के मालिक ने कम मुनाफे के कारण कंपनी बंद करने का फैसला किया। कंपनी के बंद होने से जिम और नाओमी दोनों की ही नौकरियां छूट जाती। यह एक संकट था, परंतु यह अंत नहीं था। जिम ने कंपनी के मालिक से पूछा कि क्या वे उसे अपनी कंपनी बेचना चाहेंगे। मालिक ने हंसकर कहा, तुम यह कंपनी कैसे खरीद सकते हो? परंतु जिम ने हौसला नहीं खोया। आखिरकार मालिक ने कहा, ठीक है, मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि तुम इसे खरीद पाओगे। जिम और नाओमी ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की, घर गिरवी रखा, खर्च में कटौती की और अपना बहुत सा सामान बेच दिया। परंतु इसके बावजूद $4000 कम पड़ रहे थे। उन्होंने कंपनी के मालिक से कहा कि पैसे इकट्ठे करने के लिए वह कुछ और समय की मोहलत दें, परंतु उसने इनकार कर दिया। वह पूरा पैसा तत्काल चाहता था और टस से मस होने को तैयार नहीं था। जिम और नाओमी ने अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को फोन किया, परंतु कहीं से भी मदद नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने अपने सबसे अच्छे मित्र से बात की।
जो उनकी शादी में बेस्ट मैन था। जिम पॉल, उन्होंने उससे सलाह मांगी, उसी पल उनकी जिंदगी बदल गई। उनके सबसे अच्छे मित्र ने कहा, मुझे सचमुच विश्वास है कि तुम लोग बहुत अच्छा काम करोगे। मैं पैसा दे दूंगा और जब भी तुम चुका सको चुका देना। यह 25 साल पहले की बात है। आज उन्होंने 3 गुना ब्याज के साथ वह कर्ज चुका दिया है। आज जिम और नाओमी अमेरिका की प्रमुख डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी स्मार्ट प्रैक्टिस के मालिक हैं और इसमें 300 का कर्मचारी हैं। कंपनी का वार्षिक टर्नओवर $5 करोड़ है। जिम और नाओमी ने यह साबित कर दिया है कि संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। जब मैंने जिम और नाओमी से उनकी सफलता का रहस्य पूछा, तो उन्होंने मुझे एक सूची बताई जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। 1. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। 2. दीर्घकालीन दृष्टि रखें और आगे तक की सोचें। 3. दहशत में ना आए। 4. एक नेटवर्क विकसित करें और अपनी संपत्तियों की सूची बनाएं, जिसमें मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की संपत्तियां हों, जैसे मित्र, परिवार, आपका नेटवर्क, आपकी योग्यताएं और आपके विचार। 5वां, संभावनाओं को सोचें और उनमें विश्वास करें। 6. अपने धन की बचत करें। 7. हमेशा अपनी खास टीम, परिवार और प्रियजन, खासकर आपका जीवन साथी का ध्यान रखें। 8. सकारात्मक लोगों के आसपास रहें। 9. अस्वीकृति के दिल पर ना लें। हर सफल व्यक्ति को अस्वीकार किया गया है और हर एक ने कहीं ना कहीं से शुरू किया है। हर व्यक्ति कभी नौसिखिया रहा है। 10वां, हर समस्या को अवसर माने और नया काम करने के मौके की तरह देखें। मांगे, मांगे और मांगे। संकट का सामना करते समय स्थिति का निष्पक्ष अवलोकन करने के लिए एक पल का समय निकालें। इसका सबसे अच्छा तरीका सवाल पूछना है। पहले तो आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए, फिर आपको दूसरों से सवाल पूछना चाहिए। अंत में आपको मदद मांगने का इच्छुक होना चाहिए। जिंदगी में कई बार हम सबको मदद की जरूरत पड़ती है। जब समस्या सामने आए तो सवाल पूछें। सफलता की एक कुंजी है सवाल पूछना। आपके सामने कौन से विकल्प हैं और आपका सर्वश्रेष्ठ कदम क्या होगा? यह जानने के लिए आपको बहुत से सवाल पूछना चाहिए। सबसे पहले खुद से पूछें कि आपके सामने कौन से विकल्प हैं। अपने मस्तिष्क को खुला रखें और संक्षेप में सवाल का जवाब लिखना शुरू करें। पहले तो आप सोच सकते हैं कि कोई विकल्प ही नहीं है। कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं, मुझे यह करना ही पड़ा, मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। मित्रों, आपके पास हमेशा विकल्प होता है, भले ही यह आरामदेह ना हो, परंतु आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। यह फिल्मों की तरह है, जिनमें समुद्री डाकू किसी व्यक्ति को धमकाते हैं, बता दो कि खजाना कहाँ छुपा है, वरना समुद्र में छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाओ। ज्यादातर मामलों में वह व्यक्ति इस तरह की बात कहेगा, लगता है कि मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। देखिए, आपके पास विकल्प तो है। वह समुद्र में छलांग लगा सकता है। हो सकता है कि यह सबसे आसान या आरामदेह विकल्प ना हो, परंतु उसके पास विकल्प तो है। यह संभव है कि वह समुद्र में छलांग लगा दे, पानी में कूद जाए और उसे कोई बहता हुआ लठ मिल जाए। फिर यह भी संभव है कि वह उस लट्ठे को तब तक पकड़े रहे जब तक कि वह किनारे पर ना पहुंच जाए।
हो सकता है यह सबसे आसान विकल्प ना हो, परंतु आपके पास विकल्प हमेशा होता है। याद रखें, जिंदगी में आपके पास विकल्प हमेशा होता है। हो सकता है यह सबसे आरामदेह विकल्प ना हो, परंतु विकल्प तो होता ही है। दूसरी बात, खुद से सवाल के बाद पूछने के बाद आपको दूसरों से सवाल पूछना चाहिए। संकट को सफलता की नींव में बदलने और सफलता हासिल करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है ढेर सारे सवाल पूछना। जब भी मेरे सामने कोई समस्या आती है, तो मैं हमेशा खुद से और दूसरों से सवाल पूछता हूँ। मैं खुद से सवाल लेता हूँ, मैं खुद से सवाल मांगता हूँ और मैं आपको भी यही करने की सलाह देता हूँ। खुद से सलाह मांगे। मैं कहता हूँ, विली, मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत है। मेरे सामने एक समस्या है और मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। अगर तुम मेरी जगह होते, तो तुम इस स्थिति में क्या करते? मैं फिर खुद को वह सवाल देने लग जाता हूँ जो मैं कुछ मिनट पहले सोच भी नहीं सकता था। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब कोई मित्र किसी के पास सलाह लेने जाता है, तो अधिकांश लोग अपने मित्र की मदद करने की कोशिश करते हैं, भले ही वे उस विषय के विशेषज्ञ ना हों। वे उस विषय पर सोचकर सलाह देते हैं। मैं इसे विचार मंथन कहता हूँ। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, तो मैं इसे खुद के साथ विचार मंथन कहता हूँ। इसका मतलब है खुद से सलाह मांगकर नए विचार सोचना और अपने मस्तिष्क को नए विचार सोचने की अनुमति देना। इसे आजमाकर देखें। यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि आपके भीतर पहले से ही कितने सारे रचनात्मक विचार मौजूद हैं। आपको बस संभावनाओं के उस असीमित समुद्र का दोहन करने के नए तरीकों की जरूरत है। आपको दूसरों से भी मदद मांगने का इच्छुक होना चाहिए। आपको ऊपर से भी मदद मांगना चाहिए और नीचे से भी। ऊपर से मदद मांगने का अर्थ ईश्वर से मदद मांगना है, जबकि नीचे से मदद मांगने का मतलब है अपने साथ के लोगों से मदद मांगना। धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मैथ्यू 7:7। और मुझे वह पुरानी कहावत पसंद है, अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको मांगना होगा। यही अपने संकटों को सफलता की नींव में बदलने के बारे में सच है। आपको मदद मांगना होगी। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका संकटों को सफलता में बदलने की आपकी क्षमता पर सशक्त प्रभाव पड़ सकता है। मदद मांगे। मित्रों, परिवार, सहयोगियों और अपरिचित व्यक्तियों से भी मदद मांगे। मदद, सलाह, जानकारी और सुझाव मांगे। आप कभी नहीं जान सकते हैं कि आपको जवाब कहाँ मिलेंगे, परंतु आपको जवाब पाने के लिए सवाल पूछते रहना चाहिए। ली आयाकोका क्राइस्लर को संकट से उबारना चाहते थे। उन्होंने उसे बचाने के लिए दीवानेपन में संसद से लोन मांग लिया। देखने वाली बात यह है कि उन्हें लोन मिल भी गया। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको मदद मांगने का इच्छुक रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको मदद मिल जाए। आपको सलाह पूछते रहना चाहिए और जवाब खोजते रहना चाहिए कि आपके विकल्प क्या हैं। कुछ भी करने से पहले पूछें, मेरे पास क्या विकल्प है? जब आपको विकल्प पता चल जाएंगे, तभी आप एक निश्चित योजना बना सकते हैं। सबसे अच्छी योजनाएं भी। मुझे अमेलिया आइलैंड, फ्लोरिडा में एक सुबह भाषण देना था।
कार्यक्रम के कुछ हफ्ते पहले एक मित्र ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या मैं ओकाला, फ्लोरिडा में उसी दिन शाम को भाषण दे सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे उस सुबह अमेलिया आइलैंड में भाषण देना है और शाम को खाली रहूंगा। इकलौती चिंता एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने की थी। कोई बड़ी बात नहीं थी। सही, गलत। फ्लोरिडा एक बड़ा राज्य है और दिन के उस समय ओकाला के लिए कोई विमान सेवा नहीं थी। इसके अलावा कार या बस से वहां पहुंचने में काफी समय लग जाता। ओकाला के लोग मुझे सचमुच बुलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक प्राइवेट हवाई जहाज भिजवाने का प्रस्ताव रखा। बहुत बढ़िया। लियरजेट पर सवारी करने में मुझे क्या दिक्कत हो सकती थी? बहरहाल मेरे रोमांच का दौर शुरू होने वाला था। आखिरकार वह दिन आया और मैंने अमेलिया आइलैंड में अपना भाषण खत्म किया। मैंने कुछ देर तक पुस्तकों पर ऑटोग्राफ दिए, फिर मैंने अपना सामान उठाकर वैन की तरफ दौड़ लगा दी, जो मुझे प्राइवेट हवाई जहाज की हवाई पट्टी पर ले जाने वाली थी। तत्काल हम हवाई पट्टी की ओर चल दिए। इसमें लगभग 20 मिनट का समय लगा और मैं अपना जेट पकड़ने के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंचा था। मैं रोमांचित था। ड्राइवर ने मुझे और मेरे सामान को उतारा, फिर हमने हाथ मिलाकर एक दूसरे से विदा ली। मैं दौड़कर टर्मिनल में गया ताकि पायलट से मिलकर अपने हवाई जहाज में सवार हो जाऊं। मैंने काउंटर पर बैठी महिला को अपना नाम बताया और पूछा कि मेरा हवाई जहाज किस तरफ खड़ा है। उसने कहा, यहाँ नहीं, आप गलत जगह पर आ गए हैं। प्राइवेट हवाई पट्टी तो 1 मील आगे है। क्या? मैं ड्राइवर को पकड़ने के लिए बाहर भागा, परंतु मुझे दूर जाती हुई वैन का पिछला हिस्सा ही दिखा। अब मैं क्या करूं? वहां पर कोई टैक्सी या कार भी नहीं थी। तभी एक होटल की वैन वहां पर कुछ सामान लेने आई। मैंने तत्काल उस वैन के ड्राइवर से मदद मांगी। मैंने उससे आग्रह किया कि वह मुझे प्राइवेट हवाई पट्टी पर पहुंचा दे। मैंने रोमांचित होकर बताया कि मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है और मुझे तत्काल ओकाला पहुंचना है। उसने मुझ पर तरस खाकर कहा, बैठ जाओ। उसने मुझे अगली हवाई पट्टी के पास उतार दिया। मैंने उसे धन्यवाद दिया और अंदर दौड़ लगा दी। मैंने अपना नाम बताकर कहा कि मैं प्राइवेट हवाई जहाज पकड़ने आया हूँ। सबने मेरी तरफ ऐसी अजीब निगाहों से देखा जैसे मैं कोई विदेशी भाषा बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, हमारे पास आज आपके या किसी और के लिए कोई प्राइवेट हवाई जहाज बुक नहीं है। वह हवाई पट्टी का नाम क्या है? उस हवाई पट्टी का नाम क्या है जहां आपको अपना हवाई जहाज पकड़ना था? मैंने कहा, अमेलिया आइलैंड। देखिए, यह जैक्सनविले हवाई पट्टी है। अमेलिया हवाई आइलैंड हवाई पट्टी तो अमेलिया बीच पर है, जो यहाँ से 20 मील दूर है। ड्राइवर मुझे गलत हवाई पट्टी पर ले आया था। मैं दोबारा सवाल पूछने लगा। मैंने टैक्सी के बारे में पूछा, परंतु उन्होंने कहा कि वहाँ टैक्सी बुलवाने में आधे घंटे का समय लग जाएगा। मैंने किराए की कार के बारे में पूछा, परंतु किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं अपने सवालों की सूची से गुजर रहा था, तो एक युवा पायलट ने वहां आकर पूछा कि मामला क्या है। मैंने अपनी दुर्दशा के बारे में बताया और पूछा, क्या आप मुझे उस हवाई पट्टी तक पहुंचा सकते हैं? उसने कहा, मुझे लगता है मैं अपने हवाई जहाज में आपको वहां जल्दी से पहुंचा सकता हूं। आपको वहां पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। मैंने कहा, बहुत बढ़िया, चलिए हम चलते हैं। और फिर हम उसके हवाई जहाज की तरफ चल दिए। वह अपने हवाई जहाज को उड़ाने
ही वाला था कि तभी उसने ऊपर देखा और कहा, आज आसमान गड़बड़ दिख रहा है। बेहतर यह होगा कि मैं मौसम के बारे में पता कर लूं। मैंने उसे फोन पर बोलते हुए सुना, ओहो! फिर वह मेरी तरफ मुड़कर बोला, एक बड़ा तूफान उसी दिशा से आ रहा है जिधर हमें उड़ना है। मेरा हवाई जहाज छोटा है, इसमें सिर्फ एक ही इंजन है और यह उस तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। माफ कीजिए, परंतु मैं आपको वहां नहीं पहुंचा सकता। एक बार फिर मैं सवाल पूछने लगा। मैंने कहा, अच्छा, मेरे विकल्प क्या हैं? कोई टैक्सी नहीं है, किराए की कार नहीं है और अब आप मुझे हवाई जहाज से भी वहां नहीं पहुंचा सकते। क्या आपके पास कार है? उसने कहा, मेरे पास छोटी सी कार है। मुझे लगता है मैं आपको वहां तक पहुंचा सकता हूँ। मैं उत्साह से बोला, तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। वह अपने गैरेज तक भागा और तत्काल बाहर आया, एक यूगो कार चलाते हुए। अब तक मैंने जितनी कारें देखी थी, वह उनमें सबसे छोटी कार थी। इसमें सिर्फ 2 सीटें थी और लगेज के लिए शायद ही कोई जगह थी। कार में मेरा सामान जैसे-तैसे बड़ी मुश्किल से भरा गया। फिर हम भी मुश्किल से अंदर बैठे। अंत में मैंने हाँफते हुए कहा, अब पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दो। उसने ऐसा ही किया। बहरहाल, मैं यह देखकर हैरान रह गया कि पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाने पर भी कार 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही थी। मैंने पूछा, क्या यह हमेशा इतनी ही तेजी से चलती है? उसने जवाब दिया, हाँ, खासकर जब हवा इसे धक्का दे रही हो। आखिरकार हम अमेलिया बीच पर पहुंच गए, जहां मेरा पायलट बेचैन और चिंतित दशा में चहलकदमी कर रहा था। निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी हो चुकी थी और तूफान आने वाला था। मैंने अपने यूगो पायलट मित्र को धन्यवाद दिया। उसके समय और मेहनत के एवज में मैंने उसे अपना कार्ड, एक पुस्तक, कुछ टेप और कुछ पैसे भी दिए। फिर मैं पायलट की तरफ भागा, जो मेरे नाम का बोर्ड लेकर खड़ा था। उसने कहा कि हमें तत्काल चलना पड़ेगा क्योंकि हमें आने वाले तूफान को हराना था। तमाम चुनौतियों के बावजूद मैं रोमांचित था। मैंने पहले कभी प्राइवेट जेट में यात्रा नहीं की थी और मैं ऐसा करने के लिए उत्सुक था, परंतु मुझे एक बिल्कुल ही अलग अनुभव होने वाला था। हमने सामान उठाकर टर्मिनल में दौड़ लगा दी और जिस हवाई जहाज में मुझे यात्रा करनी थी, उसके पास पहुंचकर मैंने उससे गौर से देखा। यह लियर जेट नहीं था। यह छोटे से जहाज में 2 सीटें, 2 खिड़कियां और एक प्रोपेलर था। दरअसल यह पंखों वाली वो वोल्क्सवैगन की तरह दिख रहा था। अगर मैं सोच रहा था कि यूगो का सफर बेहतरीन होगा, तो मैं अविस्मरणीय उड़ान को की कगार पर था। पायलट ने कहा, आइए चलें। अगर हम तूफान को हराना चाहते हैं, तो हमें अभी चलना होगा। मैं भीतर बैठ गया और तत्काल जोर-जोर से प्रार्थना करने लगा। मैंने हवाई जहाज में सफर करने वाले की प्रार्थना की, जो इस अध्याय के अंत में दी गई है। इसके अलावा मैंने सीखी गई हर प्रार्थना की। कई प्रार्थनाएं तो मैंने ऐसी भी की जो मैंने पहले कभी नहीं सीखी थी। मैंने बेल्ट बांधा, तन कर बैठा और प्रार्थना करने लगा कि फिर हमारी उड़ान शुरू हो गई। हवा अब ज़्यादा तेज हो गई थी, जिस वजह से हवाई जहाज को ऊपर उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऊपर जाने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे यह तिरछे उड़ रहा था। मैंने अद्भुत और सुरक्षित उड़ान के लिए ईश्वर को पहले से ही धन्यवाद दे दिया।
पायलट कंट्रोल पैनल पर जुटा रहा, मैं प्रार्थना करने में जुटा रहा और और आखिरकार हवाई जहाज तूफान के ऊपर उड़ गया तथा बादलों के ऊपर बिना प्रयास के उड़ने लगा। रेस्ट रूम में कुछ देर तक आराम करना बहुत बढ़िया विचार था, परंतु आसपास देखने पर मुझे एहसास हुआ कि वहाँ कोई रेस्ट रूम नहीं था। जो एकमात्र विकल्प था वह बाहर था। मैंने इंतज़ार करने का फैसला किया। हम ओकाला में कार्यक्रम शुरू होने के 10 मिनट बाद पहुंच गए। बहरहाल मेरे भाषण का जो समय निर्धारित था, हम उसके 10 मिनट पहले पहुंच गए थे और मैंने उस दिन कितना बेहतरीन भाषण दिया। मेरा नज़रिया नया था और मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित था। मैंने उस दिन संकटों और उन्हें सफलता की नींव में बदलने के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैंने मदद मांगने की शक्ति के बारे में सीखा। पीछे पलटकर देखने पर मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे हवाई पट्टी का नाम पूछना चाहिए था। फिर मुझे ड्राइवर से यह पूछना चाहिए था कि क्या उसे वहाँ तक पहुँचने का रास्ता अच्छी तरह मालूम है। इससे मैं बहुत से सिर दर्दों से बच जाता। अगली बात, मैंने विकल्पों के बारे में पूछना सीखा क्योंकि विकल्प हमेशा होते हैं। आपको अच्छे निर्णय लेने के लिए बस यह पता लगाने की ज़रूरत होती है कि आपके पास कौन से विकल्प हैं। मैंने मदद मांगने के बारे में भी सीखा क्योंकि जैसा जॉन डन ने लिखा है, कोई इंसान टापू नहीं होता। कोई भी अकेले खड़ा नहीं हो सकता। कई बार हम सबको मदद की ज़रूरत होती है और हमें मदद मांगने में शर्म नहीं करना चाहिए। बेहद सफल लोग ऐसे लोगों के साथ सामरिक गठबंधन बनाते हैं जो उनकी मदद कर सकें। वे मदद मांगने के महत्व को जानते हैं। अंत में मैंने एक बार फिर यह सीखा कि प्रार्थना बहुत शक्तिशाली चीज है। मदद मांगने में शर्म महसूस ना करें क्योंकि देर सवेर हम सबको मदद की जरूरत होती है। बचपन में माता-पिता या अभिभावक हमारी मदद करते थे। हमारे गिरने पर उन्होंने हमें उठाया था, हमारी धूल साफ की थी और हमारी चोट को चूमकर ठीक किया था। स्कूल में हमें अपने टीचर्स से मदद मिलती थी, जिन्होंने हमें हमें शिक्षा और मार्गदर्शन दिया। बड़े हो जाने पर हमें परिवार और मित्रों से मदद मिली थी, जो हमारी समस्याओं के बारे में सुनने और मदद करने के लिए मौजूद थे। माता-पिता, शिक्षक, बिजनेस सहयोगी या मार्गदर्शक, चाहे हम उन्हें कुछ भी कहें, मतलब वही है, हमारी मदद करने वाले लोग। चाहे आप जिंदगी में कहीं भी हों, ऐसे समय ऐसे समय आएंगे जब आपको मदद की जरूरत होगी। मदद मांगने में ना शर्माएं। छठा कदम, शिक्षण बिंदु। ठहरें और अपने विकल्पों के बारे में सोचें। पीछे हटें और अपने तथा समस्या के बीच थोड़ा फासला बनाएं। अपनी स्थिति की जांच करें और उसका सही आकार पता करें। फिर सिर्फ और केवल जैसे सीमित करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए समस्या का वर्णन करें ताकि आप उसके आकार को कम कर दें। अपनी आंतरिक प्रतिभा और अनुभव का दोहन करें। अच्छी तरह विचार करें। परंपरागत बक्से के बाहर सोचें। जब आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या करें तो कोई नया काम करें। खुद को दोबारा खोजें। लगातार कोशिश और विकास करते रहें। नेटवर्क तैयार करें और सामरिक गठबंधन करें। आरामदेह काम करने के बजाय आवश्यक काम करें। सलाह पूछें, मदद मांगें और अपने विकल्पों के बारे में पूछें। हवाई जहाज में सफर करने वाले की प्रार्थना। हे परमपिता, आपके आसमान में आपने मुझे उड़ने का एक और अवसर दिया। उसके लिए धन्यवाद।
मेहरबानी करके आप इस हवाई जहाज को अपने नियंत्रण में ले लें। बहुत से देवदूत भेज दें जो इस हवाई जहाज के हर हिस्से की रक्षा करें, आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक, इस डैने से उस डैने तक। इस हवाई जहाज को सही समय पर ऊपर उड़ने दें और सही समय पर नीचे उतरने दें। कोई घटना, दुर्घटना या आपात स्थिति ना हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस हवाई जहाज में बैठे हर व्यक्ति पर आपकी कृपा हो। इसलिए क्योंकि आप मुझ में हैं और मैं इस हवाई जहाज में हूँ। ईसा मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आमीन। विली चौली। आपको यह भाग कैसा लगा? अगले भाग में हम दोबारा मिलेंगे और आप इस भाग के बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई और बुक अगर आप कोई सुनना चाहते हैं या किसी को सुनाना चाहते हैं अपने प्रियजन को, तो हम उस पर भी काम करने को तैयार हैं। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर के बता सकते हैं आपकी क्या चॉइसेस हैं। आप हमारे अपने हैं, आप श्रोता हैं, आप सुनने वाले हैं हमें, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगले भाग में दोबारा मिलते हैं।